हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9th में मैंने आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ से कुछ शुरू किया था। उसमें मैंने काइनेमेटिक्स के लेवल 1 के क्वेश्चंस को कराया था। और अगर आपको काइनेमेटिक्स के लेवल 1 के क्वेश्चंस को करने में परेशानी हो तो आप मोशन एक चैप्टर है जो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आज हम लोग डायनेमिक्स का डिस्कशन करेंगे। जो मोशन हुआ, बॉडी जो रेस्ट से मोशन में आया या बॉडी ने जो स्पीड चेंज किया या डायरेक्शन चेंज किया, उसके लिए जो रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ फोर्स। जब आप किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आता है, मोशन से रेस्ट में आ जाता है, या बॉडी अपने स्पीड को बढ़ाता है या बॉडी अपने स्पीड को घटाता है या बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी आप फोर्स जानें। तो आज हम लोग बेसिक जो फोर्सेस हैं या फोर्स की जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ की जो किताब है वो अगर है तो अच्छी बात है। उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। थ्योरी भी बताएंगे और क्वेश्चंस भी कराएंगे। लेकिन आज चूंकि इंट्रोडक्शन है तो आज बस थ्योरी होगी। और थ्योरी में हम किसके बारे में बात करेंगे? फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स। सबसे पहले ये जान लें कि हमारा जो टॉपिक है वो डायनेमिक्स। व्हाट इज डायनेमिक्स? डायनेमिक्स बेसिकली क्या है? ये मैकेनिक्स का पार्ट। किसका पार्ट है? ये मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स में क्या बात करते हैं बताइए? मैकेनिक्स में मोशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर डायनेमिक्स आता है। किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स के अंदर डायनेमिक्स आता है। और डायनेमिक्स क्या है बताइए? स्टडी ऑफ रीजन ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ रीजन ऑफ मोशन। एक्चुअली मोशन का रीजन तो नहीं, एक्चुअली क्या है ये कि आप बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में आएगा, या बॉडी जब मोशन में है तो अपनी स्पीड को बदलेगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा। इन चीज़ों का जो रीज़न है, इन रीज़न के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसका बेसिक रीज़न क्या है हमारा? फोर्स। क्या रीज़न है? फोर्स। तो हम लोग जानेंगे आज फोर्सेज के बारे में। बहुत तरह के फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, बट बेसिक फोर्सेज क्या हैं, फंडामेंटल फोर्सेज क्या हैं, या हम लोग जो फोर्सेज के बारे में जान रहे हैं वो फोर्सेज क्या हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स। आप लोग जब फोर्स को फील करते हैं, वो फोर्स कौन सा फोर्स है बताइए? आप लोग या दो तरीके से जानते हैं। जैसे इस पेन की बात करें, ये पेन को मैं छोड़ूंगा तो कहाँ गिरेगा? नीचे की तरफ गिरेगा। तो अर्थ ने इसको फोर्स लगाया बट टच नहीं किया। क्या नहीं किया? टच नहीं किया। ये आप माइक्रोस्कोपिकली आप ऐसे समझ रहे हैं। बड़े बड़े तौर पर आपको ऐसा लगता है कि जब छुए नहीं तब भी फोर्स लग गया, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आप अभी जो फील कर पा रहे हैं अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आपके पास एक फोर्स होगा जिसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अभी बात समझेंगे। सारे फोर्सेस नॉन कांटेक्ट ही होते हैं, कांटेक्ट नाम का कोई फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले हमने अभी क्या जाना बताइए? इसमें जाना कि ये पेन है, पेन के पास क्या है? मास। अर्थ के पास भी क्या है? मास। और मास की वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्स में एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है फील्ड। ठीक है, याद रखें। नॉन कांटेक्ट फोर्स में जब भी बात करेंगे तो उसमें फील्ड फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेन का भी फील्ड है अपना। पेन के पास मास है तो पेन के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इसके चारों ओर। अर्थ के पास भी क्या है? मास है, उसके भी चारों ओर क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। और फील्ड्स के इंटरेक्शन से फोर्स लगता है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स फील्ड्स के इंटरेक्शन से लगता है। फील्ड्स के इंटरेक्शन से। बताओ, नॉन कांटेक्ट फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स। पेन के पास क्या है? फील्ड है। कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के पास भी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और फील्ड्स का इंटरेक्शन हुआ, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड्स का इंटरेक्शन हुआ तो क्या लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या जाना? ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत तरह के, लेकिन अभी मैंने क्या जाना? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसकी वजह से हुआ? दिस इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स। इंटरेक्शन ऑफ
ग्रेविटेशनल फील्ड्स, बेसिकली फील्ड्स का इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन? फील्ड्स का। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू मास। ड्यू टू मास, ज़्यादा मास होगा ज़्यादा फील्ड होगा, कम मास होगा कम फील्ड होगा। तो इस पेन के पास कम मास है तो कम ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के पास ज़्यादा मास है तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है। और याद रहे दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। ये कैसा फोर्स है? ये इससे कमज़ोर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अभी आपको याद रखना है, अभी जितने सारे फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, डिस्कवर्ड फोर्स, जितने सारे फोर्स को हमने अब तक डिस्कवर किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर। ठीक, अब याद रखें पेन ने किस पर फोर्स लगाया? अर्थ पर। अर्थ ने किस पर फोर्स लगाया? पेन पर। दोनों सेम लगाता है, इसमें आप चिंता न करें। अर्थ ने ज़्यादा नहीं लगाया और पेन ने भी ज़्यादा नहीं। पेन ने जितना फोर्स अर्थ पे लगाया, अर्थ ने भी उतना ही फोर्स पेन में भी लगाया। दिस इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर, जो आगे जाके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी। मैं बोला फोर्स में कौन सा फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स। और सबसे पहला कौन सा फोर्स जाने? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? मास। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर, जितने सारे फोर्सेस अब तक डिस्कवर हुए। ठीक, ये हो गया। दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? ये किन की वजह से होता है? चार्जेस की वजह से। किन की वजह से? दूसरा फोर्स होगा, तीसरा जो होगा मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे क्या हैं हमारे? दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये मैग्नेट्स की वजह से होता है या चार्जेस के मोशन के कारण? ये चार्ज रेस्ट के कारण, चार्जेस के कारण। चार्जेस अभी एट रेस्ट ही माने आप, इसमें चार्जेस इन मोशन और ड्यू टू मैग्नेट, समझेंगे बाद में। तो ये सारे फील्ड्स का, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटरेक्शन होगा। तो एक फोर्स हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक आपका होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में जब तक बॉडी नहीं आता तब तक फोर्स नहीं लगता। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तभी लगेगा, जैसे मैं बोलूँ एक बॉडी है, यहाँ एक बॉडी कांटेक्ट में आ गया, इसको मैंने लगाया 10 न्यूटन फोर्स, बॉडी अभी भी रेस्ट में है, इसका मतलब 10 न्यूटन फोर्स किधर लगा होगा? पीछे की तरफ। तो ये जो पीछे की तरफ लगा, जिसकी वजह से ये इसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? मैंने 10 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पर लगाया, तब भी नहीं चल रहा है, दैट मीन्स कोई फोर्स तो लग रहा है जो उसको रोक रहा है, दैट इज नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। ये सारा डिस्कशन आगे जाके करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कब शुरू होगा? जब बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगा। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या जाना? फ्रिक्शन। क्या जाना? फ्रिक्शन। और भी जान सकते हैं, जैसे मसल से आप फोर्स लगाते हैं, वैसे सब फोर्स कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, फालतू वाला फोर्स है। एग्जिस्ट करता है मतलब देखने में आपको, लेकिन ये सारे फोर्सेस नहीं है। बेसिकली फ्रिक्शन भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये आगे जानेंगे। तो मैंने क्या कहा, और भी एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो देखा है अपने हिसाब से दो तरह के फोर्सेस को आपने बताया है। कौन कौन? एक हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक क्या हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। आप अपने हिसाब से जो सोचते हैं कि बगैर कॉन्टैक्ट का जो फोर्स होगा वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और जो कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। जिसमें आपका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो क्या है? फ्रिक्शन। कौन सा एग्जाम्पल है? फ्रिक्शन। और इसमें मैकेनिकल फोर्स भी हम नाम देते हैं। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स हो या मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स? मतलब अब हम जो पुश करते हैं, पुल करते हैं, किसी बॉडी को क्या करते हैं? हमने पुश किया या पुल किया तो हाथ लगा के करेंगे या किसी को टच करा करेंगे, दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्सेस। तो मैकेनिकल फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, मस्कुलर फोर्स, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट सॉरी दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शन हो, मैकेनिकल फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स हो, दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दीज आर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स। इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो टच करने के बाद फोर्स लगना शुरू हो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपके अकॉर्डिंग, ठीक, मतलब सबके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग भी है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा जो समझ आती है। अब एक बात होती है, अगर मैं बोलूँ कॉन्टैक्ट फोर्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम लोग जैसा समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है।
ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। इसके बारे में ये तो हो गया आपके हिसाब से कॉन्टैक्ट फोर्स, मेरे हिसाब से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब आपके और मेरे हिसाब दोनों के हिसाब से कॉन्टैक्ट फोर्स भी और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो टच करने की वजह से फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, या छू के जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लें। और सबसे कमज़ोर फोर्स कौन है बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे कमज़ोर फोर्स और एग्जिस्ट नेचर में नहीं करता जितने सारे डिस्कवर्ड फोर्सेस। अगर मैं बोलूं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, किसके बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस दो ही तरह के एग्जिस्ट करते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस क्या होता है ना कि बॉडी इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ एटम्स। एटम के अंदर कौन होता है बताइए, एटम के अंदर ये अगर एटम है आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है चारों तरफ, और अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ज़्यादा जगह कौन लेके रखा है, इलेक्ट्रॉन्स। सबसे कम जगह कौन कम लेके रखा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच जो फोर्सेस लगते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्सेस हैं, दोज आर वेरी स्ट्रांग, दोज आर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स, तो फंडामेंटल फोर्सेज में न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेज हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उसका जो रेंज होता है बहुत कम, 10⁻⁻13 मीटर, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं। बस यूँ जाने कि न्यूक्लियस के अंदर का जो साइज़ है, न्यूक्लियस का जो साइज़ है उसके अंदर उतने साइज़ में, मतलब ऐसे ही एटम ही तो इतना छोटा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो उसके अंदर बहुत कम डिस्टेंस तक वो फोर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन जितना भी एग्जिस्ट करता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है दैट इज़ वेरी लो, इसको हम लोग बोलते हैं लो रेंज फोर्स। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट रेंज फोर्स। कौन सा फोर्स, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में कौन आएगा बताइए, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। अब इसमें आता है आपका लॉन्ग रेंज फोर्स। कौन सा फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स में दो ही बात होती है, या तो बॉडी में जो फील्ड होगा, बॉडी के चारों तरफ जो फील्ड होगा, या तो वो मास की वजह से होगा या चार्ज की वजह से। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप याद रखें, इलेक्ट्रिक भी होगा, मैग्नेटिक भी होगा। अभी याद रखें आप कि चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक, और जब एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप बेसिकली क्या याद रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दो ही बात होगी, क्या क्या बोलिए, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट, मास का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, चार्ज का। और ये तो न्यूक्लियर फोर्स है। अब न्यूक्लियर फोर्स में भी दो बातें होंगी, अब बस याद रखें, जब इसकी स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होगा, जब आप यूं समझें कि कुछ सिचुएशन में न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है तो उसको हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसमें उसकी स्ट्रांग, मतलब उसका जो उसकी मजबूती में थोड़ी कमी आती है, तो उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक है तो बहुत वीक नहीं है ये, बस स्ट्रांग के रिस्पेक्ट में वीक। तो आप यूँ समझें, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के फोर्सेज हैं, क्या क्या, एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट सबसे कमजोर फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप अगर फंडामेंटल फोर्सेज की बात करें तो इन चारों फोर्सेज के अलावा अब तक कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कहेंगे फ्रिक्शन कैसा है, तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप बाद में जानेंगे, लिख लें इस बात को, फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन, एक मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे अगर देखें, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सुन के आपको हैरानी होगी। उसी तरह और भी बातें होती हैं, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक रस्सी में बांध दो और ये नीचे एक क्या पत्थर टांग दो, तो क्या होगा, पत्थर रस्सी को क्या करेगा, खींचेगा, तो रस्सी में जो एक फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड टेंशन, दैट इज कॉल्ड टेंशन भी क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इस तरह से बहुत सारे फोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो मास की वजह से जो फोर्स होगा, मासेज की वजह से, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, दूसरे मास की वजह से भी क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड्स का जो इंटरेक्शन होगा, जैसे ये दो मार्कर्स हैं, तो इन दो मार्कर्स के बीच भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है।
लेकिन ये दोनों मार्कर्स का जो मासेज हैं दीज आर वेरी लो, तो बहुत कम होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इंटरेक्शन है, बहुत कम है। क्योंकि मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और फील्ड्स का जो इंटरेक्शन होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन नेचर। इसके अलावा जो भी फोर्सेस आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांटेक्ट आपको समझ आएगा, बट वो कांटेक्ट फोर्स तो है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, बट बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब बोलिएगा जब कांटेक्ट में आ गया तो फिर कैसे कांटेक्ट फोर्स नहीं है? हम लोग ये समझते हैं कि जब कांटेक्ट में आ गया तो लगता है कि टच में है, लेकिन इसके बीच में भी गैप है, इसके बीच में भी क्या है, गैप है। हम लोग उसको समझ नहीं पाते, हमारे यहाँ को उसको सेंस नहीं कर पाते। हमको बस लग गया कि वो टच में आ गया, बट वो टच में नहीं आया, वो मैक्रोस्कोपिकली टच में आया, बड़े तौर पर टच में आया। माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इसमें भी गैप है, इसमें भी क्या है, गैप है। आप यूँ समझें कि कॉन्टैक्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती फंडामेंटल फोर्सेज की बात जब करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप बताइए एटम ही इतना छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स उनके बीच फोर्सेज लग रहे हैं वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। सारे के सारे कैसे फोर्सेस हैं बताइए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट में माइक्रोस्कोपिकली कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए इतनी बात है खुद मैं फिर कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन हो, टेंशन हो, जो आपको लगता है कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस दो ही टाइप के होंगे, एक लॉन्ग रेंज जो बहुत दूर दूर तक जिसका फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम डिस्टेंस से बहुत दूर के डिस्टेंस तक लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बहुत कम डिस्टेंस से बहुत दूर के डिस्टेंस तक लगता है, दैट इज इसका रेंज जो है बहुत है ही। लेकिन ये क्या होगा, न्यूक्लियस के ही अंदर फोर्स लगेगा, उसके बाहर चला गया तो इसका जो फोर्स का लगना एग्जिस्ट, जैसे एक किलोमीटर दूर है दो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स, तो उन दोनों के बीच न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं लगेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस तभी एग्जिस्ट करेगा जब न्यूक्लियस के अंदर साइज, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होंगे, मतलब उसका जो रेंज है वो बहुत कम है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज का है और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये बहुत हाई रेंज का, मतलब इसका जो रेंज है कई कई किलोमीटर तक लग सकता है, बहुत कम डिस्टेंस से लेकर बहुत हाई डिस्टेंस तक लग सकता है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। और इनमें फील्ड्स का, लॉन्ग रेंज फोर्स में फील्ड्स की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे फील्ड्स का इंटरेक्शन होता है, और ये तो अलग ही बात है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, बस इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये तो बात हो गई फंडामेंटल फोर्सेस की। अब और बात आती है, कुछ फोर्स रियल होते हैं और कुछ रियल नहीं होते हैं, अब इस पर बात करेंगे। पहले आप इतना उतारें, अब हमको फ्रेम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? फ्रेम। उतार लें इसको। तो ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बट फंडामेंटली बेसिकली क्या है, ये दो ही फोर्स हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस की वजह से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस की वजह से। उसके अलावा जो शॉर्ट रेंज फोर्स में तो न्यूक्लियर फोर्स में दो होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे हूँ खड़ा, लेकिन आप जानते हैं कि ये दुनिया है ना, ये 200 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा स्पीड में चल रही है। आप तो इतना समझते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। आपको पता है कितने किलोमीटर पर सेकंड में? 30 किलोमीटर पर सेकंड में घूम रही है। अब इतना ही जानने से हैरान हो जाएगा, एक सेकंड में अर्थ 30 किलोमीटर चल रही है। तो हम रुके हुए हैं या चल रहे हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मूव कर, जैसे गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में आप बैठे हुए हैं, लेकिन जो इंतज़ार कर रहा है आपका, जिसके घर आप जा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो आपका जो पोजीशन का चेंज होना है वो दूसरे पे डिपेंड करता है। किसी के रिस्पेक्ट में आप आ रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में आप वहीं पे हैं। तो गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप वहीं पे हैं, लेकिन बाहर जो इंतज़ार कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप जा रहे हैं। तो आपका पोजीशन का चेंज होना दूसरे पे डिपेंड करता है। तो जो जिस पर डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। अब जो फ्रेम है आपका, मानते हैं गाड़ी आपका फ्रेम है, गाड़ी रुकी हुई है, रुकी हुई थी और रुकी हुई है, दैट इज उसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है और ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उस फ्रेम को बोलेंगे नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। क्या बोलेंगे? दो तरह का फ्रेम होगा। एक क्या होगा? एक की स्पीड, मतलब फ्रेम, अगर फ्रेम जिसको मैंने बस कोई फ्रेम माना,
या अर्थ को फ्रेम माना, जिस ऑब्जेक्ट को हम फ्रेम मानेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अपना पोजीशन का चेंज होना या नहीं होना, उसको हम फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। जिसके अकॉर्डिंग हम अपने मोशन के बारे में डिसाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रेम। अब बताइए, अगर फ्रेम यूनिफॉर्म मोशन में, तो फ्रेम यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया? स्पीड न तो बढ़ रहा है और नहीं घट रहा है और डायरेक्शन भी नहीं चेंज करेगा। यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इन स्ट्रेट लाइन, या किस में रहेगा? रेस्ट। तो ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में रहे या उसकी स्पीड चेंज न हो स्ट्रेट लाइन पाथ में, मतलब इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर फ्रेम की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स उसका स्पीड भी नहीं चेंज हो रहा और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है? अगर बॉडी चल रही है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड में, मानते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड में एक बॉडी चल रही है नॉर्थ की तरफ और ये चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये जो फ्रेम होगा, दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। इस फ्रेम का नाम है इनर्शियल फ्रेम। पहले हमको वही लिखना था, कोई बात नहीं। दूसरा फ्रेम क्या होगा? किसमें होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या क्या हो सकता है इसमें? स्पीड बढ़ सकता है या स्पीड घट सकता है या डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकता है, और स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर मैं कह रहा हूं, मैं अगर बात करूं, जैसे एक दीवार है मेरे सामने और दीवार रुकी हुई है, दीवार क्या है? रुकी हुई है, या मैं बात कर रहा हूं इस बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड क्या है? रेस्ट में है। तो बोर्ड की स्पीड ना तो बढ़ रही है और नहीं घट रही है और डायरेक्शन चेंज करने का सवाल ही नहीं आता क्योंकि रेस्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम अपने बारे में जानेंगे, तो ये मेरे लिए जो फ्रेम होगा, दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। लेकिन मेरे नज़दीक से एक गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से अभी 7 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 9 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो मैं जब उसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा, जो गाड़ी मेरे नज़दीक से जा रही है जिसकी स्पीड बढ़ रही है, तो वो मेरे लिए कैसा फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब दोनों में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फोर्सेस के दो नेचर होंगे। एक फोर्स होगा हमारा रियल फोर्स और एक होगा हमारा स्यूडो फोर्स। कौन कौन सा फोर्स होगा बताइए? रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दो तरह के फोर्सेस होंगे, क्या क्या? रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स। तो ये आप उतार लें पहले। तो अगर फ्रेम इनर्शियल है तो वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों होगा। इसका मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। कैसा होगा बोलिए? एक्सेलरेटेड होगा। फ्रेम इज इन एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मोशन अच्छे से पढ़ लें, उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन का बहुत अच्छे से डिस्कशन करा गया है। तो एक्सेलरेशन अगर हो फ्रेम में तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो फ्रेम का उसको बोलेंगे हम लोग इनर्शियल फ्रेम। तो दो तरह के फ्रेम हो गए, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब होता क्या है, तो फोर्स की दो किस्में हो गई, क्या क्या? एक रियल फोर्स और एक क्या होगा आपका? स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स में बहुत सारी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। PSEUDO, ठीक है, इसको फॉल्स फोर्स भी लोग कहते हैं।
अब इसमें बातें होंगी, ये तो रियल फोर्स आप जानते ही हैं, जो जो फोर्स आप जानते हैं वो सारे रियल फोर्सेस हैं। हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स की। किसकी बात करेंगे? स्यूडो फोर्स की। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? तब होगा जब यहाँ ये इनर्शियल, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट करता है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे बताइए? ये तो रियल फोर्स जो आप जानते हैं, जितने सारे फोर्सेस आप जानते हैं, फ्रिक्शन हो, टेंशन हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दीज आर रियल फोर्सेस। जो भी हमने अब तक जाना वो सारे रियल फोर्सेस। स्यूडो फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। अब आप जानते होंगे कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी रेस्ट में। अब रेस्ट से जब मोशन में आएगा, रेस्ट में मोशन में आने का मतलब क्या है? गाड़ी ने अपना स्पीड बढ़ाया, तो गाड़ी है, सबसे पहला सिचुएशन हम क्या ले रहे हैं? गाड़ी है। गाड़ी रेस्ट से किस में आया? मोशन में आया। क्या मतलब है इसका? ये इंप्लाई कर रहा है स्पीड बढ़ा। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि गाड़ी पर जो फोर्स लग रहा है वो आगे लग रहा है, नेट फोर्स, और गाड़ी आगे ही जा रही है। अगर स्पीड बढ़ा तो आप समझ जाएं कि जिधर नेट फोर्स है उधर ही गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो आप समझें कि फोर्स किधर लगा? आगे। लेकिन आप जो अंदर बैठे हुए हैं तो आप क्या फील करते हैं फिजिकली? आप पीछे हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आप पर फोर्स किधर लगा? पीछे की तरफ। अभी हम लोग इनर्शिया के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, बस मैं स्यूडो फोर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, जो गाड़ी रेस्ट से मोशन में आता है, स्पीड बढ़ाता है, तो आप किधर हो जाते हैं? पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ आप किधर होते हैं? आप किधर हो जाते हैं? ठीक है, किधर होते हैं बताइए? आंसर है पीछे की तरफ। ये इससे याद रहेगा आपको। तो पीछे की तरफ आपको जर्क क्यों लगता है? इसका मतलब कोई फोर्स तो लगा होगा, और ये फोर्स तब एग्जिस्ट करना शुरू करा जब गाड़ी की स्पीड बढ़ी। आप पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये बात ध्यान दें, आप पर कोई भी फोर्स एक्सटर्नली नहीं लगा रहा, लेकिन ये तब एग्जिस्ट करना शुरू करा जब गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ाया, रेस्ट से मोशन में आया। तो गाड़ी पर फोर्स किधर लगा? आगे की तरफ। आप पर फोर्स किधर लगा? पीछे की तरफ। तो याद रहे, ऐसा फ्रेम जो रेस्ट से मोशन में आया, स्पीड बढ़ाया, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो गाड़ी जो फ्रेम है, जिसको हमने माना है फ्रेम, उसकी स्पीड बढ़ा तो उस पर फोर्स किधर लगा? आगे की तरफ। स्पीड बढ़ने का मतलब जिधर जा रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है। तो गाड़ी आगे जा रही है, आप पर फोर्स किधर लग रही है? पीछे। दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। आप पर कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, बट फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से फ्रेम पर फोर्स किधर लगा? आगे की तरफ। आप पर फोर्स किधर लगा? पीछे की तरफ। यही बात है, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि गाड़ी ने ब्रेक लगाया, तो गाड़ी ने स्पीड घटाया। स्पीड घटने का मतलब गाड़ी आगे जा रही है और नेट फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। और आपको जर्क किधर लगता है? आगे की तरफ। बात समझ आ रही है? तो गाड़ी पर फोर्स किधर लगा? पीछे की तरफ। क्या लगाने की वजह से? ब्रेक लगाने की वजह से। आप पर फोर्स किधर लगा? आगे की तरफ। तो आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, फ्रेम पर जिधर फोर्स लगेगा, आप पर फोर्स जो उस फ्रेम के अकॉर्डिंग सोच रहा है, उस पर फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रेम पर किधर लगा? पीछे की तरफ। आप पर फोर्स किधर लगा? आगे की तरफ। पहला सिचुएशन में क्या था? फ्रेम ने अपना स्पीड बढ़ाया था, फ्रेम पर फोर्स किधर लगा था? आगे की तरफ। आप पर फोर्स किधर लगा? पीछे की तरफ। इसका मतलब स्यूडो फोर्स हमेशा फ्रेम के फोर्स के अकॉर्डिंग होगा, सॉरी फ्रेम के, हाँ उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो फ्रेम के फोर्स के ऑपोजिट होगा। स्यूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड ऑन फ्रेम। फ्रेम पर जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा जो उस फ्रेम के अकॉर्डिंग सोच रहा है। क्लियर है? अब बताइए, आप जब किस में घूमते हैं? सर्कल में। ये बात समझ आ रही होगी, किस में घूमते हैं? सर्कल में। तो सर्कल में क्या होता है कि जब सर्कल में घूमते हैं तो गाड़ी सर्कल में घूम रहा है, और गाड़ी पर फोर्स अंदर की तरफ जो लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक नया फोर्स आएगा, क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना आप उतार लिए होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? फ्रेम पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा स्यूडो फोर्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा जिसके अकॉर्डिंग वो फ्रेम। ठीक है, अब गाड़ी क्या हो? ऐसा हो, गाड़ी ब्रेक लगा रही है,
मतलब गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाई तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, स्पीड घट रहा है, तो आप किधर जाएंगे, सेम क्वेश्चन है, आगे की तरफ। मतलब क्या समझ आया कि सूडो फोर्स फ्रेम पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर बॉडी पर लगाएगा, ठीक है। लेकिन वो कांटेक्ट में किसी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि रियली कोई फोर्स लगा रहा है, दैट इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। बात समझ आ रही है, फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लग रहा है लेकिन कोई लगा नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं इसको। अब बताइए, जब ये सर्कल में घूमता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ क्या लग रहा है, जब बॉडी, ये आप याद रखें, ये मैं अभी लिखा दे रहा हूं, बॉडी जब सर्कल में घूमता है, किस में घूमता है बताइए, सर्कल में। मानते हैं कि एक बॉडी है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, किसमें, यूनिफॉर्म स्पीड में। इसकी स्पीड कितनी है v, और इसका रेडियस कितना है r, यहाँ पे इसकी कितनी से v होगी। तो स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा है, किसमें बदलाव आ रहा है, डायरेक्शन में। और डायरेक्शन को बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कल में किसी बॉडी को घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हमने FC लिखा। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास इनटू इसका फॉर्मूला v²/r। अभी याद रखना है, स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना कम रेडियस होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नीचे रेडियस है। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है, इसे प्रोवाइड किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। आप सीखेंगे धीरे धीरे, ये होता नहीं है, ये क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अर्थ मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सर्कल में घूमता है, किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। तो वहाँ पे अर्थ को चारों तरफ घुमाने के लिए किसके, सन के चारों ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन बेसिकली क्या है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम मान रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली कि अर्थ सर्कल में घूम रहा है। उसी तरह अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है, मून, अप्रॉक्सीमेटली सर्कल में। तो उन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन घुमाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइड कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से अगर मैं बात करूं, एक स्ट्रिंग लो और यहाँ पत्थर बांध और घुमाऊं, तो पत्थर को घुमाने के लिए स्ट्रिंग उसको खींच के रखा है अंदर की तरफ, कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। लेकिन लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रोवाइड कौन कर रहा है, टेंशन। तो कभी टेंशन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे अगर साइकिल को घुमाएं सर्कल में, तो साइकिल पिछलना किधर जाएगा, बाहर की तरफ। लेकिन अंदर की तरफ कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कभी प्रोवाइड करेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता नहीं है, इसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई बॉडी जो घूम रही है, इसी में कोई बैठा हुआ है जो फ्रेम है। तो फ्रेम किस में घूम रहा है बताइए, फ्रेम सर्कल में घूम रहा है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा किधर, अंदर की तरफ। उस फ्रेम का क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि माना के कार घूम रही है किसमें, सर्कल में। तो कार सर्कल में जब घूमेगी, और कार में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और आप भी बैठे हुए, तो छोटा सा जो बच्चा है वो भी सर्कल में घूम रहा है, वो आपके लिए फ्रेम है, और आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेम जो है वो भी एक्सेलरेशन में है। आप पर फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस बच्चे पर भी फोर्स किधर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन फ्रेम कौन है आपके लिए, वो बच्चा। तो उस बच्चे पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो आप पर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि फ्रेम आपने किसको माना है, उस बच्चा को। तो उस बच्चे के रिस्पेक्ट में आप पर एक और फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स, जो बाहर की तरफ लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स बोले, तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा केस होगा सेंट्रीफ्यूगल वाला। कौन सा वाला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप सर्कल में घूम रहे हैं, कार के अंदर बैठे हुए हैं, कार के अंदर आप घूम रहे हैं, तो घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन आपके लिए फ्रेम अगर कौन हो जाए, वो बच्चा हो जाए, जो वो भी घूम रहा है किसमें, सर्कल में।
तो वो उसमें घूमेगा, तो आपके उसके रिस्पेक्ट में आप पर एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जो इसको फ्रेम माने उस फ्रेम पर भी एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ, तो आप पर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स में अंदर फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ। याद रहे यहाँ पे फोर्स किधर, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे आप कार में घूम रहे हैं, आप कार में हैं, अब कार में आप भी हैं और एक बच्चा है और आप हैं, लिख लीजिएगा। आप कार में हैं, आप हैं और आपके साथ एक बच्चा भी है। बच्चा को आपने फ्रेम माना, फ्रेम जो है वो भी एक्सेलरेशन में है, आप भी एक्सेलरेशन में, तो आप पर फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। फ्रेम पर भी फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप पर एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, वो स्यूडो फोर्स है। क्योंकि फ्रेम पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, आप पर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप पर फोर्स लगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स और आप ही पर फोर्स लगा फ्रेम के रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करता है। स्यूडो फोर्स के बारे में और भी जो जानकारियां होंगी मैं बताऊंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे फ्रेम अगर नॉन इनर्शियल होगा, उसके रिस्पेक्ट में उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिसको हम फ्रेम माने, फ्रेम का एक्सेलरेशन, फ्रेम पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी पर फोर्स लगेगा जो उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ये फंडामेंटल चीज़ें थी, फोर्सेज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी, और फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में भी हम लोगों ने जाना। बेसिकली कोई कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट माइक्रोस्कोपिकली कॉन्टैक्ट फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, नॉन कॉन्टैक्ट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटली 4 ही फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आपको सारी बातें मुझे लगता है कि समझ आई होंगी। अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, नहीं ख़राब लगा, अगर समझ मतलब ख़राब लगा या समझ नहीं आया कुछ भी लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और सारी बातें डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप चाहें तो मैं डोनेट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वरना आप पढ़ें फ्री में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।